गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय को लेकर। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा का पाठ 7 रजनी मन्नू भंडारी द्वारा रचित पाठ पर हम चर्चा करेंगे। पाठ पर चर्चा जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम शीर्षक जरूर समझते हैं। तो हमारा जो शीर्षक है रजनी, ये एक महिला है। हमारे इस पाठ के जो मुख्य पात्र है वही है, और पूरी जो पटकथा है, पूरी जो कहानी है वो रजनी के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसके बाद जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है, भाई हम यह पाठ क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है यह पाठ पढ़ने के पीछे। तो यह पाठ रजनी पटकथा की एक ऐसी स्वतंत्र कड़ी है जिसमें स्त्रीपात रजनी वर्तमान समय की शिक्षा संबंधी समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचती है। तो हमारा जो मुख्य समस्या है वो क्या है, ट्यूशन संबंधी समस्या। आजकल लोग क्या करते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं वो और अधिक पैसे कमाने के लिए स्कूल के बच्चों का ट्यूशन लगाने के लिए उनको मजबूर करते हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि भाई अगर आपने ट्यूशन नहीं लगवाया तो भी आपके जो है पेपर में कम अंक आएंगे। तो इसी का ही एक बच्चा शिकार होता है जिसका नाम होता है अमित। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा यह पाठ। तो पहला दृश्य है लीला का घर। लीला यानी कि अमित की माँ। तो रजनी नीला बहन के घर जाती है और उससे बाजार चलने को कहती है। तो लीला उसे बताती है कि आज उसके बेटे अमित का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए वह घर पर ही रहेगी। तो रजनी उसे कहती है कि भाई तुम मिठाई तैयार रखो, क्योंकि अमित तो बहुत होशियार लड़का है और हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। तो अमित के लिए भी जो रजनी आंटी है वो हीरो है। तभी अमित जो है वो अपने स्कूल से घर आता है और वह रिपोर्ट कार्ड अपनी माँ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैंने पहले ही गणित का ट्यूशन लगवाने को कहा था। तो क्योंकि उसके गणित में कम अंक आते हैं और वह इसका जिम्मेदार अपनी माँ को ही समझता है और अपनी माँ पर वो अपना गुस्सा उतारता है। तो ट्यूशन न करने की वजह से उसे गणित में केवल 72 अंक मिले हैं। तो लीला कहती है कि भाई तुमने तो सारे सवाल ठीक किए थे और तुमने घर पर आकर मुझे अपना पेपर भी दिखाया था, तुमने सारे ठीक करके दिखाए थे, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे 95 अंक आने चाहिए थे। तो अमित को अन्य विषयों में 86, 88, 82 और 90 अंक मिले थे और उसे गणित में ही कम अंक मिलते हैं। तो अमित जो है वो गुस्से में आकर कहता है कि सर बार बार ट्यूशन करने के लिए कहते थे और न करने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते थे। तो रजनी अमित को समझाती है कि सारी बातों की जांच हमें करवानी चाहिए। तो उसे पता चलता है कि जो मिस्टर पाठक हैं उसके गणित विषय के अध्यापक हैं मिस्टर पाठक, ठीक है। तो वो उसे पढ़ाते हैं और वो अपने हर बच्चे को ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। तो भी अध्यापक ने फिर उसे ट्यूशन रखने का आग्रह किया। तो रजनी अमित को समझाती है कि उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए, क्योंकि यह सारी उन्हीं की ही करामात है। वह कल उसके स्कूल आकर सर से मिलेगी। तो अमित डर जाता है और उनको स्कूल जाने से रोकता है। लीला भी डर जाती है कि भाई कहीं अगले साल फिर से उसे ऐसे किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो रजनी उन्हें समझाती है और अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। जो हमारा दूसरा दृश्य है वो है प्रधानाचार्य का कक्ष। तो रजनी अमित के स्कूल के हेडमास्टर से मिलने उनके कमरे में जाती है। उसने अमित सक्सेना की गणित की कॉपियां दिखाने की अनुमति मांगी। तो वो उनसे कहती कि भाई मुझे आपकी गणित की कॉपी देखनी है, अमित नाम के लड़के की। भाई उसने पूरा पेपर ठीक किया था लेकिन फिर भी उसके जो है गणित विषय में कम अंक आए हैं। तो जो हेडमास्टर है वो उसे गणित की कॉपी दिखाने से मना कर देता है और ये कहता है कि भाई यह तो हमारा स्कूल का नियम है कि भाई हम है ना कॉपी नहीं दिखा सकते। तो रजनी कहती है कि अमित के पिछला रिजल्ट बहुत बढ़िया है, तो इस बार उसके नंबर किस बात के लिए काटे गए हैं। तो रजनी व्यंग्य करती है कि यहाँ होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। तो हेडमास्टर ट्यूशन को टीचर्स व स्टूडेंट्स का आपसी मामला बताता है।
तो रजनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। उसकी बात सुनकर रजनी उसे कुर्सी छोड़ने के लिए कहती है भी ताकि ट्यूशन के नाम पे जो काले धंधे हो रहे हैं उनको रोका जा सके। हेडमास्टर आंख बबूला होकर रजनी को वहाँ से चले जाने को कहता है और रजनी को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर हमारा आता है तीसरा दृश्य। उसके बाद फिर हमारा आता है तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य क्या है, रजनी का घर। अब शाम के समय रजनी का जो पति है रवि, रजनी का पति कौन है, रवि, वो घर आता है। रजनी उसे चाय देते हुए सारी बात बताती है। तो इस पर रवि उसे समझाता है कि टीचर ट्यूशन करे या धंधा, तुम्हें क्या परेशानी है, तो तुम्हारा बेटा भी तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा। इस बात पर रजनी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अमित के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए, वो भी तो मेरे बेटे के ही समान है। वह कहती है कि अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय सहने वाला होता है। तो वह रवि से कहती है कि अमित, लीलाबेन और तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही इस देश में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। तो रजनी की अपने पति से बातचीत होती है रवि से, तो रवि उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन रजनी नहीं मानती। फिर जो हमारा है चौथा दृश्य, उसमें क्या है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का दफ्तर। अब जो रजनी है वह 3-4 अन्य लोग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर से बाहर बैठकर उससे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो रजनी भी उन्हीं में से ही एक थी। तो मिलने का समय समाप्त होते देख वह बेचैन हो जाती है। प्रतीक्षा करते करते जब उसे बहुत देर हो जाती है तो वह बड़बड़ाने लगती है। तभी एक आदमी आता है और स्लिप के नीचे 5 रुपये का नोट रखकर देता है। तो चपरासी जो है उसे तुरंत अंदर भेज देता है। अब यहाँ पर चपरासी को रिश्वत मिल जाती है 5 रुपये की, तो वो उसको अंदर भेज देता है। और जो रजनी थी वो इतनी देर से बाहर बैठी हुई थी तो उसे अंदर जाते वो नहीं जाने देता। तो यह देखकर रजनी क्रोधित हो जाती है और उस व्यक्ति के वापस आने पर चपरासी को धकेलकर वो जबरदस्ती अंदर चली जाती है। तो डायरेक्टर भी अंदर खाली बैठा हुआ पेपर वेट हिला रहा था। तो निदेशक उसे घंटी बजने पर अंदर आने की बात कहता है। तो रजनी उसे खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि भाई आप तो है ना जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तो वह उन्हें बताती है कि प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो डायरेक्टर समझता है कि शायद वह कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो वो बताता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देता है। तो वह स्कूलों के सिलेबस बनाता है, वार्षिक परीक्षा लेता है। इसके बदले में स्कूलों को उसके नियम मानने होते हैं। तो इस पर रजनी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के धंधे के बारे में आपका क्या विचार है। तो निदेशक कहता है कि इसमें धंधे जैसी तो कोई बात ही नहीं है। कमज़ोर बच्चों के जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों का ट्यूशन लगवाते हैं, तो यह उनकी कोई मजबूरी तो है नहीं। अगर मान लो उन्हें कोई ट्यूशन वाला पसंद भी नहीं आता तो वो कोई दूसरा ट्यूशन भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो रजनी उसे बताती है कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर ट्यूशन न ली जाए तो उनके अंक काट लिए जाते हैं। तो हेडमास्टर ऐसे टीचर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से मना करता है। तो क्या आपको इस रैकेट बंद करने के खिलाफ दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो अब उस पर निदेशक क्या है वो बहाना बनाता है। वो क्या कहता है वो देखिए कि भाई आज तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। तो रजनी कहती है अच्छा अगर यही बात है तो मैं आपके पास जो है वो शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ। उसके बाद है हमारा 5वां दृश्य है अखबार का दफ्तर। अब जो रजनी है वो यहाँ पर हार नहीं मानती और वो अमित को न्याय दिलवाने की बात करती है। तो वो एक संपादक के पास जाती है, अखबार के संपादक के पास, और संपादक जो है उसके कार्य की प्रशंसा करता है और कहता है कि आपने ट्यूशन के विरोध में एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया है और यह बहुत ज़रूरी है। तो रजनी जोश में कहती है कि अगर आप हमारा साथ देंगे और इसे अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे तो मैं अवश्य ही लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी। तो इससे अनेक अभिभावकों को राहत मिलेगी तथा बच्चों का जो भविष्य है वो संवर जाएगा। तो संपादक रजनी की भावनाएं समझकर उसका साथ देने का वादा करता है और वह सारी बातें नोट करके एक आकर्षक समाचार बनाता है। तो रजनी इस पर खुश हो जाती है और
वह कहती है कि भाई 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग की जा रही है, यह सूचना आप अपने अखबार में छाप दीजिए ताकि सब लोगों को सूचना मिल जाए। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा छठा दृश्य है वो क्या है, बैठक स्थल और अभिभावक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक हॉल में पेरेंट्स की मीटिंग की जाती है, तो बाहर बैनर लगा होता है, बड़ी संख्या में लोगों के आने से पूरा हॉल भर जाता है, प्रेस के लोग भी आते हैं। तो रजनी जोश में सबको संबोधित करती है कि भाई आपकी यहाँ उपस्थिति जो है हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाने का काम करेगी। तो वो कुछ बच्चों को बताती है, कुछ माता पिता को समझाती है कि भाई ट्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि कुछ की माँ उन्हें पढ़ा नहीं सकती और कुछ के पिता घर के काम में मदद नहीं करते। तो टीचर्स के एक प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें कम वेतन मिलता है, अतः उन्हें ट्यूशन से ही गुजारा करना पड़ता है। भी स्कूल वाले क्या करते हैं कि उन्हें कम वेतन देकर और अध्यापक से अधिक वेतन पर दस्तखत करवा लेते हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि भाई वे संगठित होकर आंदोलन चलाए और अन्याय का पर्दाफाश करे। तो यह जो बात थी वो एक अध्यापक ने रखी थी, टीचर्स के एक प्रतिनिधि ने उनको यह बताया था। तो अब वो कहती है कि भाई हम यह नियम बनाएं कि स्कूल का टीचर जो है वो अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं देगा। ठीक है। तो वो कहती है कि भाई हमें एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो स्कूल का टीचर है वो अपने स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं करेगा, और इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के जो खिलाफ है वो सख्त कार्यवाही की जाएगी। इससे बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। तो सभा में उपस्थित लोग जो है उसकी बात का समर्थन करते हैं और सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती है। उसके बाद जो है हमारा सातवां दृश्य वो क्या है, रजनी का घर। तो रजनी का जो पति है वह अखबार पढ़ते हुए उसे बताता है, अब रजनी का पति कौन है, रवि, कि बोर्ड ने उसके प्रस्ताव को जो का तो स्वीकार कर लिया है। तो रजनी बहुत खुश हो जाती है और रवि को भी उस पर गर्व होता है कि भाई हाँ उसकी जो पत्नी है उसने इतनी अच्छी कोशिश की है। तो रजनी बहुत प्रसन्न होती है और उसके बाद जो है रवि भी उस पर गर्व करता है। तभी लीलाबेन, कांति भाई जो है उसके पिता का नाम है, और अमित वहाँ पर मिठाई लेकर आ जाते हैं और वो अपनी खुशी को वहाँ पर बांटते हैं। तो बच्चों इस पाठ में यह बताया गया है कि अगर हम अन्याय को सहन करेंगे तो वो भी उतना ही गलत है। अन्याय करने वाला तो है ही दोषी, लेकिन अन्याय को सहने वाला वो उससे भी अधिक दोषी होता है। अगर रजनी अमित का साथ नहीं देती, उसके स्कूल ले जाती, उसके हेडमास्टर से नहीं मिलती, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से नहीं मिलती, संपादक से नहीं मिलती, तो क्या आपको लगता है कि जो अमित के साथ हुआ था वो भविष्य में और किसी बच्चे के साथ नहीं होता? हाँ, तो इसमें जो है वो मुख्य समस्या ट्यूशन की बताई गई है कि भाई जो ट्यूशन है वो गरीब माता पिता तो इसलिए रख लेते हैं भी हाँ उनके परिवार में बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन बच्चों को उसके लिए जब फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होशियार बच्चे होते हैं उनको तो किसी भी प्रकार की ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें तो ट्यूशन की समस्या जो है वो मुख्य बताई गई है। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि भाई जो स्कूलों में अध्यापक के साथ अन्याय होता है कि भाई उनको कम तनख्वाह दी जाती है और उनसे अधिक तनख्वाह पर जो है वो उनसे दस्तखत करवा लिए जाते हैं, तो वो चीज़ भी जो है वो गलत बताई गई है। तो इस पूरे पाठ में जो है अध्यापक की एक मुख्य भूमिका बताई गई है कि जो अध्यापक होता है वो अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है। जो बच्चे हैं वो अपने अध्यापक को ही अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के ही दिखाए रास्ते पर चलते हैं। तो अगर अध्यापक चाहेगा तो वो अपने विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास कर पाएगा, लेकिन अगर अध्यापक ही गलत रास्ते पर चलेगा तो वो अपने बच्चों को क्या सिखा पाएगा। ठीक है। तो इस पूरे पाठ में जो रजनी थी वो मुख्य पात्र थी। तो रजनी ने ही कोशिश की अमित को न्याय दिलवाने की, और अब ये ऐसा नियम बना दिया था कि भाई जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वो अपने ही स्टूडेंट्स को, यानी कि अपने ही स्कूल के विद्यार्थियों को ट्यूशन नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको जो यह पाठ है वो अच्छी तरह समझ में आ गया